हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे रीढ़ की हड्डी पाठ के प्रश्नोत्तर। कहानी बड़ी अच्छी सी मज़ेदार सी कहानी है। इसमें उमा को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं और पिताजी झूठ बोलते हैं कि मेरी लड़की पढ़ी लिखी नहीं है। क्यों? क्योंकि लड़के वालों को पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए थी। पढ़ी होगी लड़की तो उसके नखरे होंगे, तो ये झूठ बोल देते हैं। उसको गाना भी गाना पड़ता है, उसको वो देखते हैं। बाद में जब उससे प्रश्न करते हैं तो पिताजी जवाब देते हैं, तो वो बोलते कि आपकी लड़की नहीं बोल सकती। तब लड़की बोलती है, मुंह खोलती है और क्या बोलती है कि आपने तो मुझे फर्नीचर समझ लिया है। जब फर्नीचर बेचा जाता है तो वो बोलता नहीं है, तो मुझसे क्या सुनना चाहते हैं। और वो जो लड़का था शंकर, वो हमेशा ऐसे झुक के बैठता था। तो उसने कहा, इनसे पूछिए ये जो इसके हॉस्टल के आगे चक्कर लगाते हैं, तो इनको बहुत ख़राब लगता है कि ये तो लड़की बहुत बोलती है और इसका मतलब पढ़ी लिखी है। तो बोले अच्छा, आपने हमें झूठ बोला, अब हम यहाँ से जा रहे हैं। तो उमा कहती है हाँ हाँ जाइए जाइए, और जाकर के ये पता लगाइए कि बैकबोन है भी आपके लड़के में कि नहीं। सीधा तो बैठ नहीं पाता, तो लगता है बैकबोन नहीं। यहाँ बैकबोन जो है वो व्यंग करती है कि लड़के की अपनी कोई लड़के का कोई अपना अस्तित्व है कि नहीं। ये उसका व्यंग था और यहाँ पे कहानी खत्म हो जाती है। अब हम देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर। राम स्वरूप और गोपाल स्वरूप प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना करना कहाँ तक तर्क संगत है? अब जब दोनों पिताजी लोग बात कर रहे हैं, हमारा जमाने में तो ऐसा होता था, एक हमारा जमाना था, आज का जमाना तो ये, तो क्या ये तर्क संगत है? ये ठीक है? राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद दोनों पुराने जमाने के बुजुर्ग हैं। दोनों को वर्तमान जमाने की तुलना में अपना जमाना याद आता है। ये यादें स्वाभाविक हैं। इन यादों के लिए उन्हें प्रयत्न नहीं करना पड़ता। ये अपने आप मन में आती हैं, परंतु तुलनाओं को दूसरे के सामने प्रकट करके उन्हें नीचा दिखाना गलत है। यह तर्क संगत नहीं है। ऐसा करने से बुजुर्ग लोग अपने हाथों से ऐसा हथियार ले लेते हैं जिसकी काट वर्तमान पीढ़ी के पास नहीं होती। यूं भी हर जमाने की अपनी स्थितियां होती हैं। जमाना बदलता है तो उसमें कुछ कमियों के साथ कुछ सुधार भी आते हैं, परंतु बुजुर्ग लोग प्राय अपने पक्ष में एक तरफा अनुभव सुनते हैं जो कि तर्क संगत नहीं है। यह मनोरंजन के लिए तो ठीक है, किंतु इसका कोई महत्व नहीं होता। अभी जो दोनों पिताजी थे हमारे जमाने तो ये पूछ रहे हैं आपसे कि क्या ये ठीक है? तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि हर परिस्थिति, हर जमाने में अपनी कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ बुराइयाँ होती हैं। और ये भी बहुत अस्वाभाविक है कि हमें याद आता है अरे हमारे समय में तो ऐसा हुआ करता था, आजकल के बच्चे तो ऐसा करते हैं, हम लोग तो ऐसा करते थे। तो ये बातचीत के लिए, मनोरंजन के लिए इस तरह से बोलना ठीक है, लेकिन अगर आप उसको अपने तरफ से उस बात को लेकर के किसी को वार करें या किसी के ऊपर व्यंग करें, तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि हर जमाने में, हर समय की परिस्थितियाँ अलग होती हैं, उनके फायदे और नुकसान भी अलग होते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। प्रश्न 2, रामस्वरूप की अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस व्यवस्था को उजागर करता है? मतलब एक तो अपनी लड़की को दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ से उसकी पढ़ाई लिखाई छुपा ली, तो ये दो उल्टी बातें हैं। दिखाना भी है, छुपाना भी है, तो ऐसा इससे क्या पता चलता है कि वो क्यों विवश हैं इसके लिए? रामस्वरूप लड़कियों को उच्च शिक्षा दिलाने के पक्षधर हैं। रामस्वरूप उसके पिता उमा के वो पक्ष में थे कि लड़कियों को पढ़ाया जाए। उन्होंने उमा को कॉलेज की दीक्षा दिलवाई, बीए पास करवाया। इसके अलावा उमा को संगीत, कला आदि का भी ज्ञान था। रामस्वरूप चाहते थे कि उमा की शादी अच्छे परिवार में हो। संयोग से परिवार तो उच्च शिक्षित मिला, परंतु उनकी सोच अच्छी ना थी। लड़के का पिता स्वयं लड़का दोनों चाहते थे कि उन्हें 10वीं पास लड़की चाहिए, मैट्रिक मतलब 10th पास। एक लड़की का पिता होने के कारण लड़के वालों की इच्छा को ध्यान में रखकर कर्तव्य और वक्तव्य विरोधाभास रखते हैं। यहाँ पर लड़की के पिता के करने में और बोलने में अंतर है। करना तो वो चाहते थे अच्छे घर में, लेकिन बोलने में झूठ बोल दिया उन्होंने, तो ये विरोधाभास था। ऐसी परिस्थिति एक विवाह योग्य पुत्री के पिता की विवशता को उजागर करता है। जब जिस पिता की पुत्री बड़ी हो जाती है, विवाह योग्य हो जाती है, तो वो कई बार झूठ बोलने पर विवश हो जाते हैं। तो यहाँ उनकी ये विवशता थी, इस वजह से उन्होंने झूठ बोला, वरना वो पढ़ाई के, लड़कियों के आगे बढ़ने के पक्ष। तीसरा प्रश्न, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा करते हैं वे उचित क्यों नहीं है? अब वो बेटी का रिश्ता तय करते हैं रामस्वरूप और चाहते हैं बेटी बिल्कुल जैसा वो कर रहे हैं वैसा करे, तो ये तो गलत बात है। ये ऐसी अपेक्षा वो क्यों रखते हैं और ये क्यों उचित नहीं है? अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप अपनी बेटी से अपेक्षा रखते हैं कि वह सज धज कर सुंदर रूप से पेश हो आए। इसके लिए वह पाउडर आदि बनावटी साधनों का उपयोग करे। वह आने वाले मेहमान के सामने ढंग से बात करे और अपनी व्यवहार कुशलता से उनका दिल जीत ले। पिताजी क्या चाहते थे कि वहाँ सज धज के आए, क्रीम पाउडर लगा के आए और मेहमानों से बहुत अच्छे से प्यार से बात करे और अपनी कुशलता दिखाए, व्यवहार कुशलता दिखाए। उसमें जो जो गुण हैं उन्हें ठीक तरह से प्रकट करे ताकि वह होने वाले पति और ससुर को पसंद आ जाए। अभी अपने गुणों का पूरी तरह बखान करे जिससे वो लोग उसे पसंद कर ले।
वह उसे कम पढ़ी लिखी लड़की के रूप में भी पेश करना चाहते थे और ये चाहते थे कि ये बताए नहीं कि मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, क्योंकि उनको कम पढ़ी लिखी चाहिए थी। तो रामस्वरूप का व्यवहार ढोंग और दिखावे को बढ़ावा देता है। अभी पिता का ये व्यवहार उचित नहीं है, क्योंकि इससे ढोंग और दिखावा बढ़ता है और झूठ पर आधारित है। बीए पढ़ी लिखी लड़की को मैट्रिक बताना सरासर धोखा है। ऐसी ठगी पर खड़े रिश्ते कभी टिकाऊ नहीं होते। झूठ बोलकर के कोई रिश्ता बनाया जाए तो वो टिकता नहीं है। झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बता करके रिश्ता करना चाहिए। इसी प्रकार पाउडर लगा करके सुंदर दिखने का में धोखा है। आप जैसी शक्ल है वैसी शक्ल दिखाओ। रामस्वरूप के व्यवहार को हम उचित नहीं कह सकते। प्रश्न 4, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? अपने विचार लिखें। जो शंकर के पिता थे वो विवाह को बिजनेस मानते थे। वो बिजनेस की बात बोलते हैं, चलिए आइए बिजनेस की बात कर लेते हैं, मतलब पैसे रुपए की लेन देन की बात कर लें, तो वो विवाह को बिजनेस मानते हैं। और रामस्वरूप जो है वो क्या करते हैं, वो अपनी बेटी के पढ़े लिखे होने को छुपाते हैं। तो दोनों ही गलत हैं, दोनों ही अपराधी हैं, दोनों ही झूठ बोल रहे हैं। तो हमारी तरफ से दोनों ही अपराधी हैं, पर गोपाल दास प्रसाद का यह अपराध उनकी घटिया सोच और रूढ़िवादी सोच का परिणाम है। और गोपाल प्रसाद का अपराध जो है वो ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि वो दहेज की बात कर रहे हैं। तो उनका अपराध जो है वो माफ़ करने योग्य नहीं है, उनकी व्यवस्था का परिणाम है। और रामस्वरूप का जो दोष है वो उनका अपराध जो है वो उनकी विवशता का परिणाम है। वो विवश थे क्योंकि उनको लड़कियों की शादी करनी थी। और हमारा समाज ऐसा ही है जहाँ लड़कियों की शादी को पिता की विवशता बना दिया जाता है। तो अपराधी दोनों हैं, लेकिन एक जो है वो घटिया सोच की वजह से करता है गलत काम, और दूसरा है अपनी विवशता के लिए करता है। परंतु दोनों ही अपराधी हैं। विवाह जो है वो सच्चाई पर टिका हुआ रिश्ता होना चाहिए। आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं? उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है? इस कथन के माध्यम से उमा शंकर की कौन सी कमियां बताती है? पहला, शंकर बिना रीढ़ की हड्डी के है, अर्थात व्यक्तित्वहीन है। उसका अपना कोई व्यक्तित्व, कोई पर्सनैलिटी नहीं है। उसका कोई निजी मत स्थान या उसका कोई अपनी निजी राय ही नहीं। पिताजी जो कह देंगे वो कर लेगा। वो पिता के इशारों पर ही करने वाला बेचारा जीव है। उसे जैसा कहा जाता है वो वैसा ही करता है। वह पिता की उचित अनुचित बातें, सभी बातें हाँ हाँ करके चलता है। ऐसा पति होने के योग्य नहीं। माँ बाप का कहना तो मानना चाहिए, लेकिन अगर पिताजी कुछ गलत कर रहे हैं तो इतने बड़े लड़के को जो विवाह करने जा रहा है वो भी तो बोल सकता है कि ये गलत बात है, विवाह के लिए आप कोई दहेज नहीं लेंगे। शंकर लड़कियों के पीछे लग लग कर अपनी रीढ़ की हड्डी तोड़वा बैठा। पीछे पीछे घूमता था तो उसकी पिटाई हुई तो उसकी रीढ़ की हड्डी टूटने लगी थी, दर्द हो गया था, तो वो झुक के बैठता था, सीधा नहीं हो पाता था। तो सरेआम उसका अपमान हो चुका था। अतः वह अपमानित, लंपट और दुष्चरित्र, मतलब उसका चरित्र भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो तो खुद ही लड़कियों के पीछे घूमता रहता है। तो वो चरित्रहीन व्यक्ति भी था, उसकी तरफ इशारा करती है। उसका अपना शरीर भी कमजोर है, वो सीधा तनकर बैठ ही नहीं पता, ऐसे बैठा हुआ है। तो उमा के हिसाब से ऐसा लड़का विवाह के योग्य नहीं है। इसीलिए वो कहती जाके चेक करवाइए अपने लड़के के पास रीढ़ की हड्डी है भी कि नहीं। शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है? तर्क सहित बताइए। आप समाज में हमारे कैसी लड़कियां होनी चाहिए? उमा जैसी या शंकर जैसे लड़के होने चाहिए? आपको तर्क देना है। रीढ़ की हड्डी नामक एकांकी का पात्र, अभी ये एकांकी शब्द याद रखेंगे बच्चों, ये एक एकांकी है। इसमें शंकर उन नवयुवकों का प्रतीक है जो समाज और वैचारिक प्रगति से आगे भी अछूते रहते हैं। ये ऐसे युवक महिलाओं को उचित स्थान नहीं दे सकते, वे पुरुषों के बराबर नहीं आने देना चाहते। शिक्षा जैसी अत्यंत महत्वपूर्ण और मानवीय जगाने वाली मणि को पुरुषों के लिए उचित मानते हैं। ऐसे युवा न शारीरिक रूप से मजबूत हैं और न चारित्रिक रूप से मजबूत हैं। ऐसा व्यक्तित्व समाज के चारित्रिक पतन की ओर उन्मुख करता है। इसके विपरीत उमा उन लड़कियों का प्रतीक है जो सजग और अधिकारों के प्रति जागरूक है। वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, उनका चरित्र समाज की उन्नति की ओर उन्मुख है। अतः समाज को उमा जैसे व्यक्तित्व की जरूरत है। कैसे बच्चे चाहिए हमारे समाज के लिए? शंकर जैसे तो बिल्कुल नहीं चाहिए, जिनका अपना कोई व्यक्तित्व नहीं, अपनी कोई से नहीं, अत्याचार के खिलाफ कोई आवाज ना उठा सके, कुछ गलत हो रहा है उसके खिलाफ बोल ना सके। ऐसे लड़के किस काम के? और विवाह को बिजनेस समझते हो, दहेज लेते हो, कम पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, लड़कियों की पढ़ाई पर रोक टोक करते हो और लड़कियों के पीछे चक्कर लगाते हो जिनका चरित्र नहीं। ऐसे लड़के नहीं चाहिए। कैसे बच्चे चाहिए? उमा जैसी लड़कियां चाहिए जो शिक्षा कर रही हों, उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हों, अपने व्यक्तित्व को संभाल सकें और सच को बोल सकें। उनमें इतनी ताकत तो थी उसमें कि पिता के खिलाफ जाकर के भी उसने जोर से बोला। तो हमें कैसी लड़कियां चाहिए? जो उमा जैसे व्यक्तित्व की हों।
रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता। इस पर अब ये नाटक का जो शीर्षक रखा गया क्या आपके हिसाब से उचित है, और अगर है तो क्यों? रीढ़ की हड्डी एकांकी का शीर्षक सार्थक, सफल और व्यंग्यात्मक शीर्षक है। बिल्कुल उचित सटीक शीर्षक है। और कैसा है? व्यंग्यात्मक, मतलब टॉन्ट है। नाटक की मूल समस्या है वर्ग का व्यक्तित्व होना। लड़का, उसकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं थी। यदि शंकर समझदार और व्यक्तित्व संपन्न युवक होता तो गोपाल प्रसाद की इतनी हिम्मत ना होती कि वो दो सुशिक्षित वयस्कों के बीच बैठकर अपनी फूहड़ बातें करे। अगर वो ठीक होता, सही लड़का होता, तो उसके पिता की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो लड़की के बारे में कुछ भी गलत बोल सकें, अशिक्षा को प्रोत्साहन दे और वो कहे कि नहीं नहीं, हमें कम पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। कम पढ़ी लिखी बहू चाहना गोपाल प्रसाद की जरूरत हो सकती है, शंकर की नहीं। गोपाल प्रसाद हो सकता है चाहते हो, लेकिन शंकर को तो पढ़ा लिखा होना चाहिए। वो पढ़ा लिखा है, आज का युवक है, तो ऐसा तो उसको नहीं सोचना चाहिए। अगर शंकर अपने पिता के रौब दौब के आगे चूं भी नहीं कर सकता, बल्कि उनकी हाँ में हाँ मिलाता रहता है, तो वह उसकी कायरता, यानी वो कायर युवक था। उसका व्यक्तित्वहीन व्यक्ति था, चरित्रहीन व्यक्ति था, और उसकी कायरता को दिखाने के लिए उसकी रीढ़ की हड्डी में बिना दिखाया गया, और उसकी इसी कायरता को दिखाने के लिए उसको झुका हुआ दिखाया गया। जो बोल्ड लोग होते हैं वो सीधे बैठते हैं, तो वो व्यक्तित्वहीन था, इसीलिए उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, ऐसा बताया गया। और इस प्रकार रीढ़ की हड्डी व्यंग्यात्मक, संकेतपूर्ण, सार्थक और सफल संकेत है। एक तरफ केवल आपको एक प्रतीकात्मक शीर्षक है। ये किस तरफ इशारा कर रहा है कि ये लड़का व्यक्तित्वहीन है, इसका अपनी कोई व्यक्तित्व नहीं है। तो एक अच्छे शीर्षक में जिज्ञासा होनी चाहिए, पाठक को आतुरता दे। यह शीर्षक जिज्ञासातुर करने वाला है, यानी रीढ़ की हड्डी पढ़ते ही आपको एकदम से क्या है इस नाटक में, चलो पढ़ते हैं, तो ये शीर्षक पूरी तरह उपयुक्त शीर्षक है। कथा वस्तु के आधार पर आप किसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं? नेचुरली उमा को। वो एक इसका मुख्य पात्र है, क्योंकि सारी कथा वस्तु उसके चारों तरफ घूमती है, और मुख्य पात्र शंकर जो है उसकी कमी को वो बताती है। वो लड़की शिक्षित है, पढ़ी लिखी है, पिता के बोलने पर सब कुछ करती है, लेकिन फिर बाद में उससे नहीं चुप रहा जाता और वो बोल पड़ती है। गोपाल प्रसाद को मुंह की खानी पड़ती है, यानी हार माननी पड़ती है और वहाँ से चले जाना पड़ता है। और अपने पिता की भी उसने आंखें खोल दी सच्चाई बताकर। और एकांकी का समापन भी उमा के माध्यम से ही होता है, अतः उमा एकांकी की मुख्य पात्र है। अभी आपको ये प्रश्न इस तरह से आ सकता है कि रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं बताएं, तो आप दोनों को अलग अलग लिखेंगे। रामस्वरूप कैसे थे आपको लिखना होगा। लड़कियों के लिए वो अच्छे थे, पढ़ाया लिखाया, उनकी उच्च शिक्षा को मानना के लिए उनको प्रोत्साहन देते थे, पढ़ाते थे लड़की को। लेकिन लड़कियों के पिता होने के कारण वो विवश थे, क्योंकि उनके विवाह का दबाव उनके ऊपर था, और इसीलिए वो प्रगतिशील तो थे पर एक विवश पिता थे। और गोपाल प्रसाद कैसे थे? उनमें बड़बोलापन था, बड़ी बड़ी बातें करने वाले और झूठ बोलने वाले और पैसे के लालची थे, चालाक थे। लड़की उनको कम पढ़ी लिखी चाहिए थी, क्यों? क्योंकि कहीं ऐसा ना हो नखरे करे बाद में। और हंसी मजाक बहुत करते थे, है ना। और वो लिंग भेद का शिकार थे, मतलब उनके लिए लड़के जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लड़कियां नहीं। गोपाल प्रसाद क्या उदाहरण देते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो लड़कियों के लिए नहीं है, लड़कों के लिए हैं सिर्फ, जैसे कि उच्च शिक्षा, यानी उच्च शिक्षा केवल लड़कों को दी जानी चाहिए, लड़कियों को नहीं। उसके लिए वो दो उदाहरण देते हैं, क्या क्या? जैसे मोर के पंख होते हैं, मोरनी के नहीं। जो रंग बिरंगे पंख मोर के होते हैं वो मोर के होते हैं, मोरनी के नहीं होते। शेर के बाल, वो जो शेर होता है ना उसके ऐसे बाल निकले होते हैं, वो शेर के होते हैं, फीमेल शेरनी के नहीं होते। तो इसका उदाहरण देते हैं कि इसीलिए पढ़ाई भी लड़कों के लिए होती, लड़कियों के लिए नहीं। तो ऐसी बेअकल बात करने वाले लिंग शिकार के, वो लिंग भेद के शिकार थे वो। तो आप ये 2-3 बातें पॉइंट बनाकर लिखेंगे। इस कहानी का क्या उद्देश्य है एकांकी का? इसका उद्देश्य है समाज में लोगों की दोहरी मानसिकता को सबके सामने लाना। लोग कैसे होते हैं? डुअल कैरेक्टर होता है, मन में कुछ, ऊपर कुछ, अपने लिए कुछ, दूसरे के लिए कुछ। बड़ी बड़ी बातें करेंगे, मैं तो लड़कियों के फेवर में हूँ, लड़कियों की पढ़ाई के फेवर में हूँ, लड़का लड़की को एक मानता हूँ। लेकिन जब अपनी बेटी का विवाह आ जाए, अपने बेटे का विवाह आ जाए, तो लड़की उनको कम पढ़ी लिखी चाहिए, सुंदर भी चाहिए और कम बोलने वाली चाहिए, पैसा भी चाहिए, दहेज भी चाहिए। बातें बड़ी बड़ी करेंगे, स्टेज पे खड़े होकर कहेंगे नहीं कोई दहेज नहीं, लेकिन जब अपना लड़का तो दहेज जरूर लेंगे। तो ऐसे लोगों के ऊपर एक करारा व्यंग है और उसकी तरफ, उस समस्या की तरफ समाज का ध्यान खींचा जा रहा है। एकांकी में गोपाल प्रसाद और उनका बेटा शंकर जैसे लोग जो उच्च शिक्षित होकर भी कम पढ़ी लिखी बहू चाहते हैं और स्त्रियों को समानता का दर्जा नहीं देना चाहते। उमा को देखने आए लड़के वाले उसे वस्तु की तरह देखते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से दहेज की मांग करते हैं।
बिना बोले अप्रत्यक्ष रूप से वो दहेज की मांग करते हैं। और लड़की को कैसे आए, जैसे फर्नीचर देखने आता है। शंकर जैसे युवा अपनी पढ़ाई पर ध्यान न दे करके चारित्रिक दुर्बलता के शिकार होते हैं। वो बाकी लड़कियों को जाकर के कॉलेज के आगे खड़े होकर के लड़कियों को देखता था, तो वो उसकी चारित्रिक कमजोरी थी। तो इन सब बातों की तरफ ध्यान देने वाली ये एकांकी है। इसका उद्देश्य है हमारे समाज में फैली हुई बुराइयों की तरफ हमारा ध्यान खींचना और उन पर व्यंग करना। समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने के लिए आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं? लोगों में सुशिक्षित नारी के लाभों का प्रचार करेंगे। हम सबको बताएंगे कि पढ़ी लिखी औरत क्या कर सकती है। अच्छी पढ़ी लिखी बहू को हम घर में ला करके सम्मान दे सकते हैं। कन्याओं को नौकरी दिला सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, पुरुषों के समान उनको महत्व दे सकते हैं। कम पढ़ी लिखी बहू चाहने वालों को समझा बुझा कर रास्ते पर ला सकते हैं, उनको हम समझा सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आपके प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। अभी इसी कहानी पर कुछ शब्द बदल करके आपसे कुछ और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये छोटी सी कहानी है। उम्मीद करती हूँ आपको प्रश्न उत्तर समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले पार्ट के साथ। गुड बाय।